जी नाज़रीन, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हमने फोकस किया हुआ है लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज़ की इवैल्यूएशन पे और लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज़ इवैल्यूएशन में हम पहले कर चुके हैं बॉन्ड इवैल्यूएशन, फिर हम बॉन्ड इवैल्यूएशन के बाद परपेचुअल बॉन्ड को इवैल्यूएट कैसे करना है ये भी पढ़ चुके हैं और फिर एक कंपैरिजन भी हमने देख लिया जो परपेचुअल बॉन्ड और प्रेफर्ड स्टॉक का था और फिर हमने प्रेफर्ड स्टॉक की इवैल्यूएशंस भी कैलकुलेट कर ली। जिस तरह से परपेचुअल बॉन्ड है, प्रेफर्ड स्टॉक की कैलकुलेशन भी और फिर प्रेफर्ड स्टॉक में कॉलेबल अगर प्रेफर्ड स्टॉक है तो उसको भी हमने इवैल्यूएट कर लिया। अब बात आगे बढ़ी है और बात बढ़ी है जनाब उसके ऊपर जो कॉमन स्टॉक है, कॉमन स्टॉक को हमने कैसे इवैल्यूएट करना है ये क्वेश्चन है। आज के इस लेक्चर में हम समझने की कोशिश करेंगे कि कॉमन स्टॉक क्या होता है। और बेसिकली मैं एक दफा फिर बता दूं, तीन तरह की सिक्योरिटीज लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज होती हैं। एक बॉन्ड होता है, बॉन्ड एक डेट इंस्ट्रूमेंट है, प्रेफर्ड स्टॉक एक हाइब्रिड इंस्ट्रूमेंट है और उसके बाद कॉमन स्टॉक जो प्योर ओनरशिप रखता है। यानी कॉमन स्टॉक अगर आप खरीदते हैं और शेयर आप खरीदते हैं तो शेयर एक यूनिट ऑफ ओनरशिप है। आप एक यूनिट ऑफ ओनरशिप का कॉन्सेप्ट किस तरह से समझ सकते हैं? ये यूनिट ऑफ ओनरशिप बड़ा भी हो सकता है, यूनिट ऑफ ओनरशिप छोटा भी हो सकता है। यूनिट ऑफ ओनरशिप इस तरह से मिसाल के तौर पर अगर एक कोई फर्द है, ए फर्द है, उसके नाम जो है वो 100 एकड़ जमीन है, 100 एकड़ जमीन है और उसके 4 बेटे हैं। तो 100 एकड़ जमीन जो है ना वो 4 पार्ट में, 4 यूनिट में तकसीम हो जाएगी और हर यूनिट जो है वो 25 एकड़ का होगा। इसी तरह से अगर उसके पास जो है ना वो 100 कनाल जमीन है तो फिर ये हर यूनिट 25 कनाल का होगा और उसके पास अगर 100 मरला है तो फिर हर यूनिट जो है वो 25 मरले का होगा। मैं ये कह रहा हूँ कि ये यूनिट छोटा बड़ा हो सकता है। अब हमने इसको इवैल्यूएट कैसे करना है और किस तरह से हमने मालूम करना है कि ये जो स्टॉक है उसकी क्या वैल्यू है। आज हम स्टॉक खरीदना चाहते हैं तो हम मालूम करना चाहते हैं कि इस स्टॉक की क्या वैल्यू है। नॉन जीरो हो सकता है कि ये जो स्टॉक है आप यूं कह सकते हैं कि ये स्टॉक जो आपने खरीदना है और उसके ऊपर आपको डिविडेंड मिलेगा और ये डिविडेंड कांस्टेंट ग्रोथ का भी हो सकता है और ये डिविडेंड जो है वो कांस्टेंट ग्रोथ के अलावा भी हो सकता है कि ग्रोथ इसकी फेज में होती है। जब मैं कांस्टेंट की बात करता हूं तो मैं यकीनन कोई भी चीज दुनिया में कांस्टेंट ग्रोथ की होती नहीं है, तो मैं असल में कंसंट्रेशन की बात करता हूं। मिसाल के तौर पर ये जो ग्रोथ है अगर 10% है तो थोड़ी 10% से ऊपर नीचे जा सकती है। कांस्टेंट का मतलब है कि ये कंसंट्रेट कर रही है 10% के ऊपर। अगर 15% है तो ये कंसंट्रेट कर रही है 15% पर। और अगर ये ग्रोथ फेज में है तो ग्रोथ फेज में आप समझ लें कि जब हम तो उसकी कैलकुलेशन फिर हम डिफरेंट ग्रोथ से कर सकेंगे। यकीनी तौर पर डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल से हम नहीं कर सकेंगे। तो पहले हम समझने की कोशिश करते हैं कि अगर ये एक स्टॉक है और उसकी कांस्टेंट ग्रोथ है तो ऐसी सूरत में हम किस तरह से उसको इवैल्यूएट करेंगे। और यकीनी तौर पर और अब हमें ये भी पता है कि जो आपका स्टॉक है इसकी मैच्योरिटी नहीं होती, ये इनफिनिट मैच्योरिटी होती है। यानी कि ये कभी मैच्योर नहीं होता। अगर आप बेचना चाहते हैं तो मार्केट में जाके इसकी जो भी वैल्यू है वो बेच सकते हैं, वरना ये हमेशा हमेशा आपके पास रहेगा। तो जब इसकी कांस्टेंट ग्रोथ होती है तो फिर हम क्या करेंगे? कांस्टेंट ग्रोथ की सूरत में हम समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से एक कांस्टेंट ग्रोथ पे हम कैलकुलेट करेंगे। और मैंने आपको बता दिया कि कांस्टेंट ग्रोथ का मतलब ये हरगिज नहीं है कि जो ग्रोथ है 10% है तो हर साल 10% है। इसका मतलब ये है कि ये 10% से करीब करीब है, कम सी माइनर सी उसमें वेरिएशन है। अगर कांस्टेंट ग्रोथ है तो बड़ा आसान है
कि V इज इक्वल टू D1 यानी अगले साल जो हमें डिविडेंड मिलेगा, और KE माइनस G, पहले था KD, फिर हुआ KP प्रेफर्ड स्टॉक, और अब है KE यानी इक्विटी का रेट ऑफ रिटर्न। मैं सपोज करता हूं कि हमें तवक्को है कि अगले साल हमें 4 रुपीस मिल जाएंगे, जबकि हमारा रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न जो है वो 14% है, जबकि ग्रोथ जो है वो 6% है, 0.06। ये ग्रोथ 6%। अब 6% का मतलब है 6% पे कंसंट्रेट करते हुए ये ग्रोथ ऊपर नीचे जा रही है। तो ऐसी सूरत में इसकी वैल्यू क्या होगी? तो इसकी वैल्यू होगी 4 डिवाइडेड बाई 14 माइनस 0.06। इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 50 रुपीस। तो ये स्टॉक इस वक्त 50 रुपए का है। ये कब होगा? जब ग्रोथ कांस्टेंट होगी। तो कांस्टेंट अगर ग्रोथ होता है तो ऐसी सूरत में हम जो है डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल का अप्लाई करते हैं, और डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल से हम इसकी ग्रोथ को कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये कांस्टेंट ग्रोथ पे हमने इसको कैलकुलेट करना है। तो जी नाज़रीन, कांस्टेंट ग्रोथ पे हमने कैसे कैलकुलेशन करती हैं ये हमने पढ़ लिया इस वीडियो में, और अब हम आगे वाली वीडियो में पढ़ेंगे कि जब फेज ग्रोथ होती है तो फिर हमने किस तरह से कैलकुलेशन